हेलो गाइस। तो गाइस सरफेस केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो ये आपका लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का जो है कैटलिस्ट है ना। तो सबसे पहले कैटलिस्ट देखेंगे, फिर उसके बाद बायो कैटलिस्ट देखेंगे। लेक्चर बड़ा होगा और सुनना प्रीवियस ईयर का हम जेई का और नीट का और आईआईटी का सवाल भी यहाँ पर करवाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर कैटलिस्ट है ना। आप चाहो तो कैटालिसिस कह सकते हो, है ना। तो कैटलिस्ट, तो टॉपिक हमारा है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है ना। अब कैटालिसिस क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले समझ जाओ कैटलिस्ट क्या होता है। जो आप रिएक्शन सब में देखे होंगे कि इधर आपका रिएक्टेंट होता है और ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका सब्सटेंस दिया रहता है, देखना ऊपर है ना। जैसे मोलिब्डेनम हो गया, प्लैटिनम हो गया, है ना। बहुत ऐसा कुछ H2SO4 हो गया, तो वो आपका सब कैटलिस्ट होता है। तो वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप पता होगा 11 में पढ़ चुके होंगे रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। तो बीच में यहाँ पर ये जो एरो हेड है इसके ऊपर कुछ होता है सब्सटेंस, आप देखे होंगे, जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, है ना। तो देखो कैटलिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, किसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं भाई। सिंपल, कैटलिस्ट क्या होता है ना, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन का, ध्यान सुनना, रिएक्शन का, ये आपका रिएक्शन है, तो रिएक्शन का स्पीड हाई करता है या तो फिर लो करता है ना। यानी ये एक सब्सटेंस होता है, ए सब्सटेंस, ध्यान सुनना, ए सब्सटेंस which can change the speed of, ध्यान सुनना, a substance which can change the speed of a chemical reaction, a substance which can change the speed of a chemical reaction without, ध्यान सुनना, without any change its mass and composition। ध्यान सुनना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझाऊंगा इसको पूरा। विदाउट एनी चेंज इट्स मास एंड composition at the end of इसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का सिंपल भाई क्या काम होता है ना, रिएक्शन का स्पीड को चेंज करना। स्पीड को चेंज करना मतलब क्या होता है ना, अगर रिएक्शन का स्पीड को स्लो करे या तो फिर हाई करे, स्पीड करे, ठीक है, तेजी करे, ठीक है। दो काम होता है, या तो रिएक्शन का स्पीड को कम करेगा यानी कम समय में आपका प्रोडक्ट बना के देगा, या तो फिर ज्यादा समय, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनना, लेकिन रिएक्शन का जो खास ध्यान सुनना, जो आपका मान लो यहाँ पर एक रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, कैटलिस्ट आप दोगे। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन को या तो फास्ट करे, है ना, या तो फिर रिएक्शन को स्लो करे, है ना। धीमे धीमे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या तो फास्ट मतलब तेजी से आपको मिलेगा रिजल्ट, है ना। तो कैटलिस्ट का काम दोनों होता है। अब खास बात ये है कि देखो, ये तो मैं लिख लिया विदाउट एनी चेंज इट्स मास, लेकिन भाई यहाँ पर रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यहाँ पर जितना मास होगा, प्रोडक्ट बनेगा तो भी उसका मास उतना ही रहता है। तो कैटलिस्ट का काम ही वही होता है, मतलब कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड को बढ़ाएगा या तो फिर घटाएगा, लेकिन इसका मास को चेंज नहीं करेगा। रिएक्टेंट का जितना मास है, तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तब भी उसका मास उतना ही होगा और उसका कॉम्पोजिशन भी उतना होगा। मान लो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, 2 है, तो इधर भी आपका 2A ही होगा। प्रोडक्ट बनेगा तो दो मॉलिक्यूल ही आपका A आपका रहेगा प्रोडक्ट में। तो सिंपल है भाई, ठीक है, समझ में आ गया पूरा कहानी। जैसे क्लियर हो रहा है, पूरा क्लियर कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है ना, रिएक्शन का स्पीड को चेंज करे, स्लो करे या तो फिर फास्ट करे, ठीक है।
और विदाउट एनी चेंज इट्स मास, मास कुछ भी चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट में जितना मास होगा प्रोडक्ट बनेगा तो भी उसका मास उतना ही रहेगा, है ना। और कॉम्पोजिशन भी आपका चेंज नहीं होगा, रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा प्रोडक्ट में भी आपका उतना नंबर ऑफ मोल्स होगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको समझ, वैसे तो बहुत सारा एग्जांपल अब हम करेंगे। 2KCl3, मान लो इसको हम हीट दे दिए, जितना भी हीट दिए तो ये बना के दिया 2KCl प्लस आपको बना के दिया 3O2। अब भाई यहाँ पर गौर से देखना, अब 2KCl3 का मास जितना है तो प्रोडक्ट जब यहाँ पर बन गया तो यहाँ पर भी मास अगर कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा, मास में कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो 2KCl3 मतलब 2K, यहाँ पर भी 2K है, 2 × 3 6 तो क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी आपका सॉरी आपका क्लोरीन 2Cl3 है, यहाँ पर 2KCl सॉरी आपका हाँ 2K, ठीक है। यानी कॉम्पोजिशन भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो ये होता है आपका कहानी, यहाँ पर समझ में आएगा। मतलब कैटेलिस्ट यहाँ पर मान लो यहाँ पर दे दिया MnO2 दे दिया, MnO2 दे दिया, ठीक है, पूरा क्लियर। वैसे MnO2 जब ये रिएक्शन में आप MnO2 देते हो तो ये रिएक्शन का स्पीड ना लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। बस इतना समझो कि कैटलिस्ट क्या होता है ना, रिएक्शन का स्पीड को क्या करेगा ना, चेंज करेगा। अब बहुत सारा हम रिएक्शन देखेंगे, छोड़ो, समझ में आ गया। अब ये जो कैटलिस्ट दो प्रकार का होता है, या तो ये रिएक्शन का स्पीड को फास्ट करे या तो फिर स्लो करे, यानी यहाँ पर दो होगा। अगर रिएक्शन का स्पीड को फास्ट करे तो आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाएगा, अगर स्लो करे तो नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। यानी आपका जो कैटलिस्ट है, अब ये पूरा फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा एंड यहाँ लिख देना, एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड, अब ये पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालिसिस, ठीक है ना। जो रिएक्शन को स्पीड, रिएक्शन का स्पीड को रिएक्शन का स्पीड को फास्ट करे या तो फिर स्लो करे, तो पूरा फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। यानी कैटलिस्ट कैटलाइज्ड किया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो कैटलिस्ट आपका दो प्रकार का हो सकता है, कैटलिस्ट आपका दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ये आपका होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन का स्पीड को फास्ट करे, यानी एक्सीलरेट करे, यानी व्हिच, ध्यान सुनना, which accelerates the speed of reaction, speed of a chemical reaction और of a reaction में लिख दे रहा हूं, ठीक है, speed of a reaction। इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे। और ये क्या करेगा, ये एक्सीलरेट कह सकते हो या तो फिर इंक्रीज भी कह सकते हो। अब इसका क्या होगा भाई, which can accelerate लिख दो, which can accelerate, और which यहाँ पर which can क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, which can decrease the speed of रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो, या तो फिर रिएक्शन कह सकते हो, केमिकल रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है। आप डिक्रीज जगह पर रिटार्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। पूरा क्लियर बात। यानी कैटलिस्ट दो प्रकार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये समझ में आ गया, इसको मिटा दें। चलिए देखो, आप पॉजिटिव कैटलिस्ट का एक मस्त वाला एग्जांपल ले जाते हैं। इसका एग्जांपल लिख दो कि 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम देते हैं, यहाँ पर देते हैं NO दे सकते हैं, जो कि गैसियस फॉर्म में, तो आपको मिलेगा 2SO3 मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका गैसियस फॉर्म में मिलेगा। इसका एक एग्जांपल है, यहाँ पर NO जो है आपका ये कैटलिस्ट है, जो कि रिएक्शन, ये रिएक्शन का स्पीड को तेजी का एक्सीलरेट करता है, यानी
स्पीड को बढ़ाता है तो ये एक प्रकार का पॉजिटिव कैटलिस्ट हो जाएगा आपका ये। और ये पूरा फिनोमिनन को हम कैटालिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव कैटलिस्ट का एक यहाँ पर V2O5 भी हो सकता है, V2O5 भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। अब नेगेटिव कैटलिस्ट का एक एग्जांपल ये आपका ना, ये जो हम यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ये लीड चेंबर प्रोसेस में होता है। लीड चेंबर है ना, प्रैक्टिकल में ये लीड चेंबर प्रोसेस में ये होता है, ठीक है। बस इतना याद रखो पॉजिटिव कैटलिस्ट का, जो कि रिएक्शन का स्पीड को एक्सेलरेट करे। अब यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करे, डिक्रीज करे, है ना। तो इसका जो एग्जांपल मैं लिखूंगा 2H2O2 और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्लिसरल या फिर आप लिख सकते हो फास्फोरिक एसिड भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बना के देगा 2H2O प्लस आपको बना के देगा O2, ठीक है। तो ग्लिसरल दे सकते हो या तो फास्फोरिक एसिड भी दे सकते हो, H3PO4 ना, H3PO4, ठीक है। तो ये भी आपका नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, ये ग्लिसरल और जो आपका H3PO4 ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल देखा गया कि ये रिएक्शन जो होता है स्लो होता है ना। पूरा समझ में आ गया कैटलिस्ट दो, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब यहां से भी सवाल बन जाता है, इतना पहले लिख लें, ठीक है। अब अगर यहां पर इसका अगर ग्राफ देखोगे ना, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट का अगर ग्राफ देखोगे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कंपेयर करोगे तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी होगा ऑब्वियसली लो होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में कि अगर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है ना, प्रोडक्ट आपको तुरंत मिलता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो बैरियर को पार करना पड़ेगा, यानी समय ज्यादा लग जाएगा, यानी आपका रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी नेगेटिव कैटलिस्ट हो जाएगा। चलो अब हम थोड़ा फील करते हैं इसको। अब देखना भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट, अब देखना हम पढ़ चुके हैं, अगर इसको हम ग्राफ में समझेंगे, ठीक है। अब एक तरफ इधर मैं यहां पर लिख रहा हूं टाइम, है ना, टाइम, और इधर पोटेंशियल एनर्जी यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है R2P, है ना, मान लो ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से मान लो ये कोई रिएक्टेंट है, यहाँ पर विदाउट हम कैटलिस्ट नहीं दिए हैं, तो कुछ ऐसा उसका ग्राफ बना, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बना। तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ध्यान सुनना, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी पता है ना, यहाँ से लेके इतना तक ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, EA जिसको हम बोलते हैं। हम पढ़ चुके हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स में EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा होता है उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन उतना कम होता है, पढ़ चुके हुए, ठीक है। यानी यहां पर विदाउट कैटलिस्ट, यहां पर कैटलिस्ट नहीं दिए हैं तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी इतना है। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अगर यहां पर मान लो यहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट दे दिया, ये रिएक्शन मान लो पॉजिटिव कैटलिस्ट दे दिया, तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देगा, यानी कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा, कम कर देगा। तो भाई यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तुरंत ही मिल जाएगा ऐसे, और विदाउट कैटलिस्ट देंगे तो ये पूरा ऐसे जाना पड़ेगा उसको, फिर प्रोडक्ट मिलेगा आपका, ठीक है। यानी प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि भाई ये बैरियर को पार करेगा तब जाके प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है, यहाँ पर पास हो जा रहा है, तो तुरंत आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव कैटलिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तुरंत आपको मिलेगा, यानी स्पीड आपका फास्ट होगा। समझ में आ गया? यानी पॉजिटिव में आपको क्या समझ में आएगा कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी पॉजिटिव अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट देते हो तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ध्यान सुना, तो आपका EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। ये फील कर लो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है भाई, देखो मान लो वही चीज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये टाइम है, इधर पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये मान लो रिएक्टेंट है ये आपका, ठीक है। मान लो ये कुछ विदाउट नेगेटिव कैटलिस्ट में इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बना, ठीक है, इस प्रकार बना।
यानी यहां पर इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए इधर है, इतना तक है, विदाउट नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट हम नहीं दिए हैं। अब नेगेटिव कैटलिस्ट अगर दे देंगे तो इस ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। उसका ऐसे ग्राफ हम बनाते हैं, यानी इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो इसको ज्यादा टाइम लगेगा भाई प्रोडक्ट बनने में, यानी आपका स्लो होगा ये, इसलिए तो नेगेटिव कैटलिस्ट ना, व्हिच कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का स्पीड को कम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। यानी क्या समझ में आया कि यहां पर प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है तो ईए को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, यानी डिक्रीज करेगा। यानी यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया पूरा, बहुत ही सिंपल है। चलिए पूरा क्लियर बात। अब भाई कैटलिस्ट में और एक चीज भी हम देते हैं कि अगर कैटलिस्ट को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहो तो रिएक्शन का स्पीड और थोड़ा तेजी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स बोलते हैं, प्रोमोटर्स। आप उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये समझ में आ गया। पॉजिटिव मतलब जो कि रिएक्शन का स्पीड को एक्सीलरेट करे, और नेगेटिव जो कि रिएक्शन का स्पीड को रिटार्ड करे, यानी डिक्रीज करे। चलिए अब यहां पर जो आप किताब में है एक टॉपिक जिसको बोल लिखा है प्रोमोटर्स कहो। यहाँ प्रोमोटर्स के साथ साथ हम पॉइजन भी देख लेंगे भाई। अब ऑर्गेनिक में देखे हो बहुत सारा हम पॉइजन भी बीच बीच में यूज कर लेते हैं, है ना, और प्रोमोटर्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है थोड़ा फील कर लेते हैं। अब भाई देखना कि जो प्रोमोटर्स जो है, प्रोमोटर का काम क्या होता है कि एंजाइम जो हम देंगे रिएक्शन में, जो हम एंजाइम आपका जो कैटलिस्ट हम यहाँ पर जो देंगे, आप देखे होंगे कैटलिस्ट के साथ कई बार यहाँ पर कुछ लिखा रहता है, जो होता है आपका प्रोमोटर होता है। ठीक है, जो कि कैटलिस्ट का एक्टिविटी को एनहेंस करता है, बढ़ाता है उसका एक्टिविटी को, यानी उसका फंक्शन को ना जबरदस्त रखता है ताकि रिएक्शन मतलब अच्छे से हो पाए। ठीक है, यानी कैटलिस्ट का एक्टिविटी को, यानी उसका फंक्शन को क्या करता है, एनहेंस करता है ना, इंक्रीज करता है आप बोल सकते हो। यानी प्रोमोटर का काम क्या क्या होता है ना, it enhances the activity of क्या, कैटलिस्ट। बट आपका जो पॉइजन होता है, पॉइजन क्या करता है, एक्टिविटी को क्या करता है, लो करता है, कंट्रोल करता है, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट लिख सकते हैं। अब जो पॉइजन होता है, पॉइजन क्या होता है ना, ये आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट का एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, यानी थोड़ा स्लो करेगा रिएक्शन ना, कंट्रोल में जाएगा। जितना आपको दरकार है उसी के अनुसार पॉइजन दोगे और रिएक्शन को कंट्रोल करोगे, यानी थोड़ा कम करेगा। ध्यान सुनना कि प्रोमोटर का काम क्या होता है, कैटलिस्ट को क्या करेगा, प्रोमोटर नाम से ही पता चल जाए, जो कि प्रोमोट करेगा, है ना। कैटलिस्ट का थोड़ा उसका जो फंक्शन है थोड़ा तेजी करेगा, यानी जो आपका रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर जो आप कैटलिस्ट ले रहे हो, अगर यहाँ पर आप प्रोमोटर दे रहे हो तो ये एनहेंस करेगा, अगर पॉइजन दे रहे हो तो थोड़ा रिएक्शन मतलब जितना टाइम आपको चाहिए उसी के अनुसार कंट्रोल करेगा पॉइजन। ठीक है, यानी ज्यादा स्पीड नहीं करेगा, कंट्रोल में रखता है पॉइजन। ठीक है, यानी स्पीड को स्लो करता है भी बोल सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एमोनिया का N2 नाइट्रोजन गैस के साथ अगर मैं यहाँ पर ले गया 3H2 ले गया, है ना, गैसेस फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ, आप देखे हो यहाँ पर आयरन, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है। आयरन के साथ कई बार देखे होंगे मोलिब्डेनम, जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, आयरन के साथ मोलिब्डेनम,
है ना। तो यहाँ पर मिलता है 2NH3 जो कि आपका एमोनिया जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन में आप देख ही रहोगे, ये देखे होगे ना। अब आयरन सॉलिड है, नीचे मोलिब्डेनम है, तो दोनों क्यों दिया गया? ये आपका कैटलिस्ट है, ये क्या है? कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन का स्पीड को तेजी करे। अब मोलिब्डेनम क्या है कि इसका एक्टिविटी, अब रिएक्शन को देख रहे हैं, मोलिब्डेनम क्या है आपका? ये आपका प्रोमोटर है, प्रोमोटर है, क्या है? प्रोमोटर है। तो ये क्या करेगा? आयरन का यानी कैटलिस्ट का एक्टिविटी को क्या करे? एनहेंस करेगा, यानी उसको तेजी करेगा, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक्टिविटी को ठीक ठाक रखेगा ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो सके, ठीक है। समझ में आ गया? अगर यहां पर आप ले जाते हो CO, कोबाल्ट ले जाते हो, CO ले जाते हो भाई, तो आपको ये क्या हो जाता है? पॉइजन हो जाता है। पॉइजन हम धीरे धीरे आगे आप समझोगे, ठीक है। समझ में आ गया प्रोमोटर का काम क्या होता है, पॉइजन का काम क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पूरा क्लियर? लिख लें इतना, पूरा क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। अब यहां पर तो सब, यहां पर कैटालिसिस हो रहा है भाई, आयरन आया, कैटालिस्ट आया, तो ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, तो ये कैटालिस्ट आया, इसके ऊपर कुछ काम करेगा तभी तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस को, यानी कैटालिस्ट कैसे आके यहाँ पर जुड़ रहा है, ये तो हम बाद में देखेंगे थोड़ी देर में, उसका मैकेनिज्म कि कैसे यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ यानी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये जो कैटालिस्ट यहाँ पर जो काम करता है, ये पूरा फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कैटालिसिस बोलते हैं, आपको मालूम है। चलिए अब टाइप्स ऑफ कैटालिसिस देख लेते हैं, कितना प्रकार कैटालिसिस आपका हो सकता है ना। चलिए इसको मिटा दें, समझ में आ गया। तो ये आपका कैटालिस्ट है, ये आपका प्रोमोटर है। तो कैटालिस्ट को ये क्या करेगा? प्रोमोट करेगा, एनहेंस करेगा, ठीक है। ये प्रोमोटर है किसके ऊपर? ना ऑन आयरन, ठीक है, आयरन के ऊपर ये आपका प्रोमोटर है, ठीक है। चलिए इतना दूर आपको क्लियर है, बेसिक नहीं बताना चाहिए, फिर बता दिया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिसिस की और, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस लिखिए, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो यहां से ना कुछ सवाल आ सकता है, अंदर से पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको कॉम्पिटिटिव में अंदर से आएगा, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस से ही पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है। अब लिखें टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कितना प्रकार का प्रकार होता है? सबसे पहला तो होमोजेनियस कैटालिसिस। दो प्रकार होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक हेटेरोजेनियस। होमो मतलब आपको समझ में आएगा कि सेम, हेटेरो मतलब अलग अलग, डिफरेंट। पहले होमोजेनियस लिखें, होमोजेनियस कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस। अब ये होमोजेनियस कैटालिसिस में जो रिएक्शन में आपका यानी रिएक्टेंट और जो आपका कैटालिस्ट होगा, रिएक्शन में यहां पर तो कैटालिसिस पढ़ रहे हो, यानी आपके पास रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट ये एरोहेड में कैटालिस्ट होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का दोनों का स्टेट सेम होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया होमोजेनियस कैटालिसिस। मान लो रिएक्टेंट अगर गैसियस फॉर्म में है तो ये भी गैसियस होगा, ये सॉलिड है तो सॉलिड होगा, लिक्विड है तो लिक्विड होगा, है ना। तो यानी आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स एंड जो आपका कैटालिस्ट होगा, आप लोगे रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट, ये दोनों ही आपका क्या होगा ना, आर प्रेजेंट इन सेम फेज, सेम फेज में रहेगा, सेम फेज में होंगे, है ना। सेम फेज मतलब आइदर आपका हो सकता है लिक्विड में या तो फिर गैसेस में हो सकता है, सॉलिड में बहुत रेयर केस में मिलता है, ठीक है। लिक्विड या तो फिर गैस में मिलेंगे, सेम होगा। बहुत सारा एग्जांपल इसका है भाई, जैसे एग्जांपल हम बहुत सारा लेंगे, जैसे इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, इन्वर्सन ऑफ केन शुगर, है ना भाई, ये सब आता है भाई, पूरा अच्छे से रिएक्शन सब पूरा रट्टा मान लो। C12H22O11 ये आपका एक्वास में होता है, आपको पता है। इसके साथ अगर आप वाटर लेते हो तो ये भी एक्वास यानी लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं जो कि लिक्विड में,
अब भाई देखना, यहाँ पर ये भी एक्वास है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फेज में, ये भी लिक्विड फॉर्म फेज में, ये भी लिक्विड फेज में, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया होमोजेनियस कैटालिसिस। तो यहाँ पर जो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का जो फेज है भाई सेम है, इसलिए इसको होमोजेनियस कैटालिसिस कहा गया। मतलब ये रिएक्शन में जो कैटालिस्ट यहाँ पर जो कैटेलाइज करेगा तो ये फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटालिसिस बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिलेगा C6H12O6 एक्वास में और C6H12O6 ये भी आपका एक्वास में मिलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सारा एग्जांपल है इसका, ये फर्स्ट एग्जांपल में बताया। सेकंड वाला आपका ऑक्सीडेशन, ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3, है ना। तो SO2 से हम SO3 बनाते हैं, जैसे 2SO2 लेते हैं जो कि आपका गैसियस फॉर्म में होता है, और उसके साथ हम 2 ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड लेते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में। तो भाई यहाँ पर भी देखो सब फेज सेम है, गैस 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 है ना। तो यहाँ पर मिलता है आपको 2SO3 गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और भी एग्जांपल है, चलिए और एक ठो कर लेते हैं। चलिए 2 ठो बस याद कर लो, और भी है। ठीक है, पूरा क्लियर, होमोजेनियस कैटालिसिस समझ में आ गया, पूरा क्लियर, सेम फेज में होगा। चलिए अब हेटेरोजेनियस को थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर बात, चलिए इतना लिख लें, बहुत इजी है। मिटा दें इसको। चलिए अब लिखिए हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब यहां बस हेटेरोजेनियस लिख लें, 2 नंबर, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ठीक है, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। हेटेरोजेनियस में क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, हेटेरोजेनियस में क्या होगा, अलग अलग होगा। होमोजेनियस मतलब सेम फेज हुआ, यहां पर अलग होगा, हेटेरोजेनियस। ठीक है, चलिए यहां पर क्या होगा ना, रिएक्टेंट, रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आर प्रेजेंट होंगे इन डिफरेंट फेजेस, अलग अलग फेज में हो सकते हैं। जैसे बहुत इसका एग्जाम्पल है और यहां से सवाल बनता है, एग्जाम्पल लिखते जाएं भाई, मैं एक एक आपको लिखवा दे रहा हूं। 2SO2 गैसियस फॉर्म में, अब यहां पर हम देते हैं प्लैटिनम देते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में। अब देख सकते हैं यहां पर गैसियस फॉर्म है, यहां पर सॉलिड फॉर्म है, यानी अलग अलग है भाई स्टेट, यानी आपका हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हो जाएगा। ठीक है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 2SO3 जो कि आपका गैसियस फॉर्म में मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम सब आप लिख सकते हो। चलिए सेकेंड प्रोसेस आपका है 4NH3 जो कि गैसियस फॉर्म में, और 5 तो हम O2 देते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में, और कैटलिस्ट जो हम देते हैं प्लैटिनम देते हैं, प्लैटिनम देते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर मिलता है 4NO मिलता है। बस ये रिएक्शन सबको ना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, देखो यहां पर गैस है, यहां पर सॉलिड है, अलग अलग है। तीसरा एग्जांपल, आप जैसे आप वेजिटेबल, ये सब किताब सब में लिखा है, मैं लिख देता हूँ। वेजिटेबल ऑयल जो होता है आपका पढ़ोगे आगे आगे, वेजिटेबल ऑयल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके साथ अगर आप हाइड्रोजन गैस देते हो तो आपको क्या मिलता है, वेजिटेबल घी मिलता है ना।
वेजिटेबल घी मिलता है। मैं सिर्फ घी लिख दे रहा हूँ भाई, समझना इसको, ठीक है। तो ये सब में यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम लेते हैं निकेल लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है, गैस है, अलग अलग सबका फेजेस है, ठीक है। जैसे यहाँ पर और एक ठो एग्जांपल हम लिख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ अगर आप दे देते हो हाइड्रोजन गैस है ना 3H2 दे देते हो, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन दे देते हो, आयरन कैटलिस्ट दे देते हो, तो आपको मिलता है एमोनिया। क्या मिलता है? एमोनिया। क्या मिलता है? एमोनिया गैसेस मिलते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर बात। इस ये जो प्रोसेस होता है ना, अभी ये आपका हेबर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है भाई? हेबर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। हेबर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है ना, पढ़ चुके हो बॉन हेबर, छोड़ो उसको। हेबर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये बनता है, वो प्रोसेस से, वो मेथड से बनता है, इसलिए हेबर्स प्रोसेस साइड में लिखा होता है, किताब सब में लिख लेना। नेमिंग ये जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये सब में से भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए पूरा क्लियर बात। इसको हम ओस्टल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। ये 2 नंबर जो है इसको हम ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर बात। चलिए अब यहाँ पर और एक चीज थोड़ा हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये जो हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस का जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो हेटेरोजीनियस, यानी यहाँ पर जो हम हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट दे रहे हैं और आपके पास ये रिएक्टेंट है, यानी जिसको आप सबस्ट्रेट भी कहते हो, तो यहाँ पर किस मैकेनिज्म पे ये हो रहा है, यानी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो उसके अंदर का स्टोरी क्या है, उसके अंदर का कहानी क्या है, यानी उसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। चलिए हो गया, लिख लिए। हेटेरो मतलब डिफरेंट फेजेस होगा रिएक्शन में, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का। अब ये जो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में का जो मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं, जो किताब में दिया है। वैसे होमोजेनियस का भी दिया है, लेकिन लगभग सेम है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, एक तो बता दो, खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब ये जो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस होता है, यानी कैटलिस्ट आता है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को, तो उसका मैकेनिज्म क्या है कि कैसे आता है, रिएक्टेंट जुड़ता है, एंजाइम वगैरह वगैरह सब हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं उसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो लिखे यहाँ पर मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए इसका हम थोड़ा देख लेते हैं मैकेनिज्म, पूरा क्लियर। पूरा क्लियर मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं इसका क्या होता है। देखिए सबसे पहला भाई हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट के ऊपर क्या लेते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं, है ना, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये जो कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट है, जिसको हम सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, तो कैसे आता है कैटलिस्ट, कैसे इसको कैटलाइज करता है, देन प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो थोड़ा देख लेते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है, मान लो कोई मैं एक एंजाइम लिया, मान लो एंजाइम कुछ इस प्रकार है, ये एंजाइम सॉरी कैटलिस्ट है, मान लो कैटलिस्ट कुछ इस प्रकार है ना भाई, मतलब कैटलिस्ट के अंदर का ये जो मॉलिक्यूल इस प्रकार अरेंज हुए हैं, ठीक है, अरेंज हुए हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है, क्या है, कैटलिस्ट है। अब यहाँ पर मान लो रिएक्टेंट है ए और बी है, क्या है, ए प्लस बी है, दो रिएक्टेंट है, मैं 2 ठो लिया, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट में कैसे आपका रिएक्टेंट जुड़ता है थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे स्टेप तो समझ में आ गया कि ये दोनों आपका क्या होंगे, जुड़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो क्या होता है ना, ये ए और बी क्या करते हैं ना, इसके ऊपर एडजॉर्ब करते हैं। अब बता चुका हूं एडजॉर्ब क्या होता है, यानी सरफेस के ऊपर अगर चिपक रहे हैं मतलब एडजॉर्प्शन हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। यानी ए बी ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के ऊपर भाग में, ऊपर सरफेस में चिपकेंगे। तो मान लो यहां पर मैं लगा दिया, ठीक है, 1 2 3, तो यहां पर लग गया ए,
यहाँ पर बी, ठीक है, इस प्रकार चिपक गया, ठीक है, ए बी चिपक गया। तो इस प्रकार ये आपका एक इंटरमीडिएट कह सकते हो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, स्टेप 1 तो ये हो गया, अब स्टेप नहीं देने से भी चलेगा, छोड़ो उसको, ठीक है। अब धीमे धीमे क्या होगा, ये फिर धीरे धीरे क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाता है, दो रिएक्टेंट के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है भाई, बॉन्डिंग हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। देन हमको मिलेगा ये ए है, ये बी है, ये ओ है ना, कुछ इस प्रकार का जुड़ जाते हैं, ए और बी आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये इंटरमीडिएट कह सकते हो, इंटरमीडिएट यानी बीच का प्रोडक्ट। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये इंटरमीडिएट फिर टूट कर ए बी बाहर हो जाता है, और ए बी आपको ए बी पूरा बाहर हो जाता है, यहां से पूरा ए बी बाहर हो जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब भाई देखो कैटलिस्ट जो यहां पर हम दिए थे वही आपका मिल जाएगा, रीजेनरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, कैटलिस्ट का रोल नहीं है आगे। फिर कैटलिस्ट उसका काम कर देता है, बस रिएक्शन का स्पीड को तेजी कर देता है, इस प्रकार मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वो आपस रीजेनरेट हो जाता है, ये टूट जाता है बाहर, ए बी आपका प्रोडक्ट मिल जाता है, दो रिएक्टेंट जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कैटलिस्ट वही का वही आपका यहां पर आ जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, कैटलिस्ट आपका रीजेनरेट हो जाएगा, और ए और बी दोनों का बीच में इंटरेक्शन हो जाता है भाई। स्टार्टिंग में ए प्लस बी लिया था, अलग अलग रिएक्टेंट था, यहां पर जुड़ गए दोनों, यानी ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, क्या बन गया, प्रोडक्ट मिल गया। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर। ये आपका क्या होगा, ये मिटा दें इसको, ये आपका जो कैटलिस्ट आपका ये कैटलिस्ट है, वही आपका कैटलिस्ट है, ये आपका क्या हो गया, रीजेनरेट हो गया, रीजेनेरेटेड, रीजेनेरेटेड हो गया। बात समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना लिखें। आप कैटलिस्ट का आपको समझ में आ गया कहानी। अब हम देखेंगे थोड़ा बायो कैटलिस्ट, है ना, इतना लिख लें। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैटलिस्ट आपको समझ में आ गया, अब थोड़ा देख लेते हैं बायो कैटलिस्ट क्या होता है। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप बोर्ड में हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्पिटेटिव भी बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा बायो कैटलिस्ट, ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। बायो कैटालिसिस, बायो कैटालिसिस, बायो कैटालिसिस, अब प्रोसेस को हम कैटालिसिस बोलेंगे, और जो कैटलाइज करेगा, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, दैट इज आपका कैटालिस्ट होगा, है ना। तो बायो कैटालिस्ट मतलब यहां पर देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर बायो से रिलेटेड है भाई, ठीक है। चलिए अब बायो कैटालिसिस आपका प्रोसेस है, तो मैं यहां पर बायो कैटालिस्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब जिस प्रोसेस से ये होगा आपको बायो कैटालिसिस होगा, वो फिनोमिनन को, जैसे कैटालिस्ट और कैटालिसिस समझाया, ठीक है। पहले देख लेते हैं बायो कैटालिस्ट क्या होता है। बायो कैटालिस्ट ये एक ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है भाई, एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और आपका कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि यहां पर बायो लिख दिया मतलब ऑर्गेनिक होगा। कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। कैटालिस्ट्स, कैटालिस्ट लिख दो, कैटालिस्ट्स, ठीक है। पूरा क्लियर बात, ठीक है।
कि ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड में आपको नाइट्रोजन मिलता है उसको नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस लिए, क्योंकि यहाँ ये जो बायोकैटलिस्ट ये ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है भाई कैटलिस्ट। अब इससे पहले जो हम देखे वो बायोकैटलिस्ट नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ये सब बायोकैटलिस्ट जो आपको मिलेगा वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा आपको, जैसे प्लांट्स हुआ, एनिमल्स में, तो ये सब में हमारे बॉडी में भी आपका बायोकैटलिस्ट मिलता है भाई। जैसे पेप्सिन नाम सुने होंगे, स्टोमक में प्रेजेंट होता है ना, जो डाइजेस्ट करता है ना, डाइजेशन ऑफ फूड कह सकते हो। अब बताएंगे भाई, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो होता है प्रोड्यूस कहां पर प्रोड्यूस होता है भाई, अब ये जो बायोकैटलिस्ट है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है भाई, जैसे प्लांट्स में हुआ, जैसे एनिमल्स में हुआ, ये सब में हमारे अंदर बॉडी के अंदर है ना। तो जैसे प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे द्वारा ही आपका मतलब बायोकैटलिस्ट मिलता है, प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइक सॉस दैट आपका जैसे एनिमल्स हुआ बॉडी के अंदर, एनिमल्स हुआ एंड एनिमल्स हुआ, प्लांट्स हुआ, ये सब में, ठीक है। पॉइंट नोट करते जाओ भाई। अब ये बायोकैटलिस्ट जो होता है भाई थोड़ा हेवी होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब इसका जो इट इज हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास, जैसे पॉलीमर सब पड़े हो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, बड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। ये भी इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होता है, लगभग आपका 40,000 से ऊपर होता है, ठीक है, 40,000 से ऊपर उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। पूरा क्लियर। बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हो जहां पर कि आपका बायोकैटलिसिस होता है, यानी बायोकैटलिस्ट का काम होता है। जैसे हमारा देख लो, हमारे बॉडी के अंदर है ना, जो फूड डाइजेस्ट होता है, हम जब खाते हैं तो पचता है वो, है ना, तो वो भी आपका बायोकैटलिस्ट वहां पर मौजूद होता है हमारे पेट के अंदर, जिससे वजह से आपका क्या होता है ना, डाइजेस्ट होता है खाना, ठीक है। तो बहुत सारा एग्जांपल है, वैसे 2 हम एग्जांपल ले जाते हैं। डाइजेशन ऑफ, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, और ये पहला एग्जांपल। दूसरा आपका बायोसिंथेसिस में भी यूज होता है, बायोसिंथेसिस में भी मिलता है, बायोसिंथेसिस में भी आपको मिलता है, ठीक है। और ये नेचुरल प्रोसेस होता है भाई, हमारे बॉडी के अंदर खुद अपने आप ही होता है ये, मतलब कैटलिस्ट हमारे अंदर जो कैटलिस्ट है उसको हम बायोकैटलिस्ट बोलेंगे। जो हमारा एनिमल्स हुआ, प्लांट्स में जो कैटलिस्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बायोकैटलिस्ट बोलेंगे। और वो जो बायोकैटलिस्ट जो काम करेगा, जैसे यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड को डाइजेस्ट किया तो बायोकैटलिसिस हो जाएगा, वो प्रक्रिया को यानी वो प्रोसेस को हम बोलेंगे बायोकैटलिसिस बोलेंगे। समझ में आ गया कहानी इतना? चलिए, बायोकैटलिस्ट का बहुत सारा रोल, मतलब बहुत सारा रिएक्शन में बायोकैटलिस्ट हम देते हैं, है ना। बहुत सारा हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है भाई, तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें कि आपका बायोकैटलिस्ट मौजूद होता है। देखते हैं वो सब कुछ एग्जांपल जो कि आपका कॉम्पिटिटिव में भी पूछा है, थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। दिख रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, कंप्लीट कर देंगे भाई, 1 घंटा के ऊपर होगा लेक्चर। चलिए, पूरा क्लियर समझ में आ गया बायोकैटलिस्ट का कहानी, इंट्रो समझ में आ गया कि हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, 40,000 से ऊपर होता है, नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर प्रोड्यूस होता है भाई, हमारे बॉडी के अंदर, है ना, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारा एग्जाम्पल ले जाते हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा है भाई, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले जाते हैं, यानी रिएक्शन वगैरह में देख लेते हैं कि बायोकैटलिस्ट कैसे यूज होता है। चलिए, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल C12H22O11, ठीक है, आपका लिक्विड फॉर्म में है। अब H2O ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देते हैं भाई, ध्यान सुनना, यहाँ पर ग्लूकोज, अगर हम हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है, तो वो भी आपका क्या है, कौन सा प्रोसेस में होगा भाई, बायोकैटलिसिस के अनुसार होगा,
यानी कैटलिस्ट वहां पर मौजूद होगा तब जाके बनता है। तो ये अंदर का बात है, आपको पूरा ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम जो लेते हैं इन्वर्टेज लेते हैं, क्या लेते हैं, इन्वर्टेज आपका बायोकैटलिस्ट होता है। तो अब यहां पर रिएक्शन के ऊपर जो मैं लिखूंगा समझ जाना वो आपका बायोकैटलिस्ट है। तो ये इसमें इन्वर्टेज बायोकैटलिस्ट देते हैं तो हमको मिलता है क्या, C6H12O6, ठीक है, एक्वास में, और एक C6H12O6 ये भी एक्वास में। भाई दोनों का मॉलिक्यूलर मास मतलब दोनों का कॉम्पोजिशन ठीक ठाक, दोनों का फॉर्मूला ठीक है, लेकिन एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज है, स्ट्रक्चर अलग है भाई, ये सब पता है ना। ये आपका ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है दोनों का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये जो इन्वर्टेज आपका क्या है, बायोकैटलिस्ट होता है। और ये बायोकैटलिस्ट का सोर्स क्या होता है ना, ईस्ट होता है। क्या होता है भाई, ईस्ट होता है, याद रखना, ये सब पूछ लिया है। अब जैसे आप सुने होंगे कि दूध से आप दही बनाते हो, जैसे मिल्क हो गया है ना, मिल्क से आपका कॉर्ड बनता है, दही है ना। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है, हाँ भाई सुनना, अब जो बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइम भी बोलते हैं, याद रखना। बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम, अब बायोकैटलिस्ट का बहुत सारा नाम, ध्यान सुना, ये मैं भूल गया बताना, बायोकैटलिस्ट, ये जो बायोकैटलिस्ट को हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ये इसको एंजाइम भी बोल सकते हो, ठीक है, ये एंजाइम होता है, एंजाइम भी बोल सकते हो, और या तो फिर इसको प्रोटीन भी बोल सकते हो, ठीक है। लगभग सभी प्रोटीन आपका एंजाइम ही होता है, सभी एंजाइम बायोकैटलिस्ट होता है, आपको बोल सकते हो, कॉर्ड होता है। तो यहाँ पर जो आपका होता है, जो बायोकैटलिस्ट होता है, जिसके वजह से मिल्क से कॉर्ड बनता है, दैट इज आपका होता है लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस, याद रखना, लैक्टोबैसिलस। तीसरा एग्जांपल जो कि हमारा बॉडी के अंदर होता है, प्रोटीन्स, ध्यान सुनना, आप सुने हो प्रोटीन से आपका पेप्टाइड बनता है, एमिनो एसिड बनता है, डीएनए वगैरह पढ़े होंगे जूलॉजी बॉटनी में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन से आप जानते हो, एक तो बनता है आपका क्या, एक बनता है पेप्टाइड बनता है ना, पेप्टाइड होता है, प्रोटीन से पेप्टाइड बनता है। कौन सा कोएंजाइम, कौन सा आपका लगता है ये बायोकैटलिस्ट, पेप्सिन, क्या होता है, पेप्सिन, पेप्सिन से आप मिलता है, जो कि आपका स्टोमाक में होता है, सोर्स कह सकते हो, ये आपका क्या है, सोर्स, यानी स्टोमाक में मिलता है आपका पेप्सिन, ठीक है। अब एमिनो एसिड भी बनाते हो, एमिनो एसिड हम नहीं बनाते भाई, नेचुरल प्रोसेस है ना, नेचुरल अंदर ही होता है वो। तो प्रोटीन से जो एमिनो एसिड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, पैनक्रिएटिक, ध्यान सुनना, पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, ठीक है, पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन, जो कि इंटेस्टाइन में होता है भाई, इंटेस्टाइन, जो कि आंत बोलते हो जिसको, है ना, इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन उसका सोर्स होता है भाई, ये सोर्स होता है। समझ में आ गया कहानी, चलिए लिख ले इतना, और दो तीन तो एग्जांपल लिख लेता हूं भाई, क्योंकि वो आपका सवाल में आया है, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। करें, ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए और दो ठो एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च, C6H10O5, ये आपका स्टार्च होता है। स्टार्च में अगर हम पानी देते हैं, n नंबर ऑफ मोल दे देते हैं वाटर, तो यहाँ पर जो हम कोएंजाइम होता है, यानी आपका मेल्टोज बनता है भाई, क्या बनता है, मेल्टोज का प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जो हम यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर जो होता है आपका बायोकैटलिस्ट, डायस्टेज होता है, ठीक है, क्या होता है, डायस्टेज होता है, ये एस होगा भाई, डायस्टेज होता है, जो कि इसका जो सोर्स होता है आपका मल्ट होता है, क्या होता है, मल्ट होता है।
इसका सोर्स होता है, ठीक है, ये लिख लेना। तो यहाँ पर NC12H22O11 जो कि आपका एक्वास है, इसका नाम होता है मेल्टोज, है ना। तो रिएक्शन वगैरह थोड़ा याद करना। चलिए बी नंबर NH2CONH2 जो होता है आपका यूरिया, है ना। यूरिया में अगर यूरिया आपका एक्वस फॉर्म में रहता है और अगर यहाँ पर हम पानी दे देते हैं इन द प्रेजेंस, यहाँ पर क्या रहता है भाई, यूरेज, है ना। यूरिया है तो यूरेज आपका बायोकैटलिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यूरेज, है ना, यूरेज, है ना, जो कि आपका सोयाबीन उसका सोर्स होता है। सोयाबीन खाओगे तो आपको निकलेगा बायोकैटलिस्ट क्या क्या क्या, यूरेज, ठीक है। तो यहाँ पर मिलता है आपको 2NH3, है ना, एमोनिया मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। चलिए और एक लास्ट एग्जांपल में आपको बता देता हूं। C6H12O6 ग्लूकोज होता है ना, एक्वास। अब यहाँ पर जो एंजाइम होता है, यहाँ मैं इथाइल एल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिस करना भाई, याद रखना है सब। यहाँ पर हम देते हैं जाइमेज, ठीक है, जाइमेज देते हैं, जो कि ये भी आपका ईस्ट होता है इसका सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मिलता है आपको 2C6H5OH लिक्विड फॉर्म में प्लस 2CO2 मिल जाएगा जो कि आपका गैसेस फॉर्म में, ठीक है। चलिए इतना रिएक्शन लिखे, बस लिखना है इसको, थोड़ा रिएक्शन को बस थोड़ा याद करना है आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जो हम बायो कैटलिस्ट देखे, उसका रिएक्शन वगैरह देखे, तो बायो कैटलिस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भाई, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं, उसका प्रॉपर्टीज कह सकते हो। तो बायो कैटलिस्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, देख लेना। मिटा दें इसको। चलिए तो बायो कैटलिस्ट का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बायो कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर उसका थोड़ा होगा तो मैकेनिज्म देख लेंगे। चलिए सबसे पहला कि जो आपका किसका देख रहे हैं भाई, बायो कैटलिस्ट, मतलब बायो कैटलिस्ट का देख रहे हैं, है ना। कैटालिसिस तो आपका प्रोसेस हो जाएगा, बायो कैटलिस्ट का देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट इसका लिखना है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स बायो कैटलिस्ट का, कि ये आपका स्पेसिफिक नेचर होता है। स्पेसिफिक नेचर मींस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक पर्टिकुलर आपका बायो कैटलिस्ट ही आपका रहेगा, ठीक है। यानी यहां पर क्या बोला कि इट इज हाईली, ध्यान सुना, हाईली स्पेसिफिक नेचर होता है, जैसे कैटलिस्ट में भी बताया, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। हाईली स्पेसिफिक नेचर मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि ओनली वन, ध्यान सुनना, ओनली वन कैटलिस्ट, सिर्फ एक कैटलिस्ट, ओनली वन कैटलिस्ट कैटलाइज करेगा, ओनली वन कैटलिस्ट कैटलाइज्ड इन वन रिएक्शन, ये तो खास बात है, ठीक है। मतलब एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन में एक कैटलिस्ट ही आपका कैटलाइज कर पाएगा। जैसे मान लो यूरिया है, ठीक है, यूरिया में हम जो बायो कैटलिस्ट देते हैं यूरेज देते हैं, क्या देते हैं, यूरेज देते हैं, तो मिलता है हमको क्या, एमोनिया मिलता है, और प्लस यहाँ पर जो मिलता है आपको CO2 मिलता है ना। तो ऐसा नहीं कि यूरेज जगह पर और एक बायो कैटलिस्ट आप ले आओ तो गलत हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं होता है कि एक रिएक्शन में सिर्फ एक ही आपका बायो कैटलिस्ट होगा, एक ही, ओनली वन बायो कैटलिस्ट, ओनली वन बायो कैटलिस्ट मौजूद होगा। समझ में आ गया कि एक रिएक्शन में सिर्फ एक ही बायो कैटलिस्ट ही होगा, इसलिए हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो होता है, अब
रिएक्शन में, ये आपका पूरा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन में जो आप बायो कैटलिस्ट लेते हो ये बहुत कम लेते हो, लिटिल अमाउंट में लेते हो। अब भाई आप जो कैटलिस्ट वगैरह लेते हो तो बहुत कम ही लेते हो। जैसे आप सब्जी बनाते हो तो नमक कम देते हो, तब आपको प्रोडक्ट मिलता है, अच्छा सब्जी आपको मिलता है, यानी नमक जो है आपका कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन में जो आप कैटलिस्ट लेते हो वो चाहे बायो कैटलिस्ट हो या सिंपल आपका कैटलिस्ट हो, लेकिन वो कम अमाउंट में लिया जाता है। ठीक है, ज्यादा लोगे तो काम नहीं बनेगा, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लिटिल अमाउंट में ही आप लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, यानी आप कह सकते हैं कि ओनली स्मॉल अमाउंट, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कह सकते हो, या तो फिर बायो कैटलिस्ट को ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम में लिख दे रहा हूं, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन हाईली एफिशिएंट लिख देना, कैन हाईली एफिशिएंट, मतलब लिटिल अमाउंट में कम आप लोगे भाई। मान लो एक रिएक्शन है कुछ इस प्रकार का है, तो यहां पर जो आप बायो कैटलिस्ट लोगे वो आपका लिटिल अमाउंट में लोगे, LITTLE ना, लिटिल अमाउंट में लोगे। ठीक है ना भाई, इसको नोट डाउन कर, लिटिल अमाउंट में कम लोगे, ऐसा नहीं कि पूरा झोला भर के लोगे, ऐसा नहीं, पूरा कम लोगे, तब आपको रिएक्शन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। चलिए, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि चलिए, तीसरा पॉइंट ये है कि जो बायो कैटलिस्ट का जो उसका जो एक्टिविटी होता है ना, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर में लगभग होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही होता है, देखने को मिलता है। यानी उसका एक्टिविटी अच्छा खासा ऑप्टिमम टेम्परेचर में होता है, यानी एक रिएक्शन में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, एक डेफिनेट टेम्परेचर होता है जिसमें कि आपका बायो कैटलिस्ट कैटलाइज कर पाता है ना। यानी तीसरा पॉइंट कि इट इज हाईली एक्टिव होता है। कौन सा सिचुएशन में? हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स, ध्यान सुना, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जहां पर कि कैटलिस्ट और ये आपका रिएक्टेंट के बीच का जो कोलिजन होता है मैक्सिमम होता है। जिस टेम्परेचर में मैक्सिमम होता है बायो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में, जिस टेम्परेचर में कोलिजन यानी उसका आप कह सकते हो उसका एनर्जी है ना मैक्सिमम होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, वो टेम्परेचर को आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कह सकते हैं। यानी दैट टेम्परेचर इन व्हिच काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन कह सकते हो, कोलिजन इज मैक्सिमम ऑफ, लिख लो, इन व्हिच काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका? कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट एंड किसका? कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट है ना, आर लिख दे रहा हूं। द टेम्परेचर इन व्हिच काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर मैक्सिमम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? द टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, यानी लगभग आपका ये 298 से 310 के आसपास ना आपका जो बायो कैटलिस्ट का जो फंक्शन होता है भाई अच्छा खासा होता है, नहीं उसका एक्टिविटी अच्छा होता है। जैसे हमारे बॉडी का जो तापमान है 290 सॉरी कितना होता है भाई? हाँ 298 की 310 करीब होता है, 310 केल्विन तक होता है। तो इसीलिए हमारे जो बॉडी के अंदर फंक्शन ठीक ठाक होता है ना। हमारे अंदर जो
बायो कैटलिस्ट का काम है अच्छा खासा होता है। ठीक है, यानी बायो कैटलिस्ट कैटलाइज कर पाता है जब उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तब मतलब हाईली एक्टिव होता है, बोल सकते हो एक्टिव ज्यादा होता है। एक्टिव ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली काम भी अच्छा खासा करेगा, है ना। तो टेम्परेचर लगभग इतना रहता है। चलिए, और ऑप्टिमम पीएच में भी ये काम करता है कि एक्टिव, इट इज हाईली, लिख दो, इट इज हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम सॉरी पीएच, ऑप्टिमम पीएच लगभग 5 से लेके 7 तक उसका जो पीएच का वैल्यू इतना होता है, तब वो हाईली एक्टिव होता है और रिएक्टिव कह सकते हो। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर। और कुछ नहीं है भाई, एक्टिवेटर्स है और एक को एंजाइम टॉर्म है, वो सब तो आने वाला नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। चाहो तो किताब सब में पढ़ सकते हैं उसको। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कुछ सवाल आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, इतना लिख लें, ठीक है। चलिए, अब आप पढ़ सकते हो, एक्टिवेटर्स एक तो है और इनिवेटर से क्या एक तो है, वो आप किताब में पढ़ सकते हो, खास नहीं उतना, आप पढ़ के समझ सकते हो उसको। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का कुछ कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, चलिए, और मैकेनिज्म भी आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आईआईटी का थोड़ा ले जाते हैं। चलिए, बहुत आसान सवाल पूछा था। ठीक है, बोला है कि which one is not true। ठीक है, which one is not true बोला है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू अबाउट एंजाइम्स। अब भाई सुनना, एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक। क्या बोला है कि एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, फॉर ए रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा, इस प्रकार का सवाल ये पूछा है, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट बोला है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज टेम्परेचर एंड मैं TEMP लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर एंड pH क्या होता है ना, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब ये आपका आया था IIT JEE मेन में आया था, 2021 में आया था IIT, और JEE 2021 को आया हुआ सवाल है मेन में। ठीक है, नोट करना भाई, बहुत इजी है ना। अभी बताया कि इस ये 3 तो जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये 3 तो स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू नहीं है। अब देखो, सबसे पहले तो एंजाइम का बोला है, यानी बायो कैटलिस्ट का। अभी बताया मैं कि एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट बोला है, तो ये तो गलत है भाई। एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक नेचर का होता है, अभी मैं बताया। तो यहाँ पर नॉट बोला है, यानी ये ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रू नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही आपका सही मिल गया। अब ये देख सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन में बता चुका हूं, ये तो राइट है भाई, ये ठीक है, ये तो ठीक है ना। Which one is not true बोला है,
तो ये तो ट्रू है ना भाई, ये ठीक है। द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इज टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक होता है, मैं बताया स्पेसिफिक होते हैं भाई, टेम्परेचर यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, पीएच भी ऑप्टिमम होता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये होगा, 2021 में आया वो सवाल है। चलिए दूसरा सवाल हम देख लेते हैं, लिख लें इतना। चलिए दूसरा सवाल, ये भी जेई का है। दूसरा सवाल, व्हिच वन इज लिंडलर कैटलिस्ट। अब भाई ये तो मैं नहीं बताया हूं, फिर भी इसको थोड़ा याद कर देना, ठीक है, मैं भूल गया इसको। लिंडलर कैटलिस्ट ये बीच बीच रिएक्शन में यूज होता है, कितना रिएक्शन बताएंगे भाई, लेकिन याद कर लेना कि लिंडलर कैटलिस्ट कौन सा होता है। सिंपल मैं आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन दिया है कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका पार्शियली आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़े हो तो लिंडलर कैटलिस्ट वहां पर भी है भाई, आपको पता है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम चारकोल, तो भाई यही होगा आपका, ठीक है। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडियम चारकोल आपका लिंडलर कैटलिस्ट कहलाता है, ठीक है, तो ये ठीक होगा। तो भाई आपका ये आया था, ये भी 2021 को आया था, ठीक है, जेई में। चलिए अब थोड़ा मैचिंग का सवाल में, यहां से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा भाई, उतना भी ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री जो स्टार्टिंग एडजॉर्प्शन वगैरह में आता है, यहां से भी पूछ सकता है भाई, पूछेगा ऑब्वियसली, लेकिन ज्यादा नहीं। चलिए थियोरिटिकल है ना भाई, सब थियोरिटिकल, सब कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर थ्योरी है। हो गया, चलिए लिखते जाना भाई, वीडियो को पॉज करके लिखते जाना। अब मैचिंग वाला थोड़ा हम सवाल देखते हैं। चलिए पूछा था, ठीक है, 3 नंबर सवाल 2022 में आया था। 3 नंबर आपको मैच करना है 2 कॉलम को, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपको आप पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। एक तरफ है आपका रिएक्शन, ठीक है, एक तरफ बहुत सारा रिएक्शन दिया है, एक तरफ आपका कैटलिस्ट दिया है, ठीक है। रिएक्शन बहुत सारा दिया है। सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन दिया है 4NH3 गैसियस फॉर्म 5O2। अब अगर अभी जो मैं बताया है, अभी थोड़ी देर में जितना भी रिएक्शन बताया, अगर वो आपका क्लियर हो गया, पढ़ लिए हैं, तो ये आप कर सकते हैं भाई। तो ये बना के दिया 4NO गैसियस फॉर्म में +6 वाटर दिया, ठीक है। बी रिएक्शन दिया आपका नाइट्रोजन गैस दिया +3H2 गैस दिया, 2NH3 हो गया, ठीक है। सी आपका ऑप्शन दिया है C12H22O11 +H2O गिव राइज टू क्या दिया, C6 होगा, C6H11 H11O6 +C6H11O6, ठीक है, ये दिया। ग्लूकोज, एक तो ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। लास्ट वाला रिएक्शन दिया है आपको 2SO2 गैसियस फॉर्म में +O2 गैसियस फॉर्म में, और मिल के बनाए 2SO3 जो कि गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो 4 ठो आपके पास रिएक्शन दिया और इधर कैटलिस्ट दे दिया, और आपको ये मैच करना है कि कौन सा रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट रहेगा। तो इसके लिए आपको पहला वाला जो भी बताया वो वाला सब क्लियर होना चाहिए। ये सब रिएक्शन में बताया हूं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दे दिया है, सबसे फर्स्ट दे दिया है, मान लो NO दे दिया गैसियस फॉर्म में, सेकंड दिया है H2SO4 लिक्विड फॉर्म में, तीसरा जो दिया है कैटलिस्ट प्लैटिनम दिया है सॉलिड फॉर्म में,
और चौथा जो दिया है आपका आयरन दिया है सॉलिड फॉर्म में। अब बताओ इमेज करो। वैसे नीचे ऑप्शन दिया है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इमेज कर दूंगा। चलिए इमेज द फॉलोइंग। चलिए अब मैं यहाँ पर बताया था 4NH3 गैसेस 5O2 जब देते हो तो यहाँ पर 4NO गैसेस प्लस 6H2O, ये आपका कौन सा प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है भाई? ये आपका होता है प्लैटिनम बेस पे होता है। ठीक है, इसको खींचो लाइन। ठीक है, जैसे N2 जो आप एमोनिया बनाते हो किसके प्रेजेंट में बनाते हो? आयरन के प्रेजेंट में, तो ये इधर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये आपका क्या होता है भाई? इन्वर्सन ऑफ केन सुगर, याद आ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या देते थे हम? सल्फ्यूरिक एसिड, याद आया? तो ये आ गया। हाँ कुछ कुछ रिएक्शन छूट गया होगा भाई, थोड़ा याद कर लेना, जो छूट गया याद कर लेना। 2SO2 ये अभी बताया, ये ऑब्वियसली हम नाइट्रोजन लेते हैं, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लेते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही इजी सवाल है ये। आपका JEE मेन में आया था, JEE 2022 को आया था, रिसेंट अभी आया था, इसको नोट करना। यहां से ना मैचिंग वाला सवाल ज्यादातर देता है भाई। अब यहाँ पे आपका IIT JEE में 2022 में और एक भी सवाल दिया था, सोर्स पूछ लिया था, एंजाइम वगैरह दे दिया था, यानी बायोकैटलिस्ट दे दिया था, उसका सोर्स पूछ लिया था। तो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए ऐसे ही आपको मैच करना है। ठीक है, 5 नंबर आपको ठीक ऐसे मैच करना है। ठीक है, चलिए दो ठो लिस्ट आपको दिया है। ठीक है, मैच करना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दो लिस्ट दिया है। ठीक है, इधर ऑप्शन दिया है जाइमेज, बी ऑप्शन दिया है आपका डायस्टेज। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है यूरेज। अब भाई ये क्या है? सब कैटलिस्ट है और एंजाइम कह सकते हो। और डी ऑप्शन दिया है आपका पेप्सिन, याद आया? चलिए अब लिस्ट 2 में इधर दिया है ऑप्शन फर्स्ट स्टोमाक, क्या दिया है? स्टोमाक। दूसरा दिया है आपका ईस्ट। तीसरा दिया है आपका मल्ट, ये बता चुका हूं। चौथा दिया है आपका सोयाबीन, सोयाबीन है ना। हो गया क्लियर बात? चलिए ये आपका आया था IIT, ये भी IIT JEE में आया था, IIT JEE में आया था 2022 को आया था। नोट करें, बहुत ही आसान सवाल है। अभी थोड़ी देर में मैं बताया जाइमेज का जो सोर्स होता है आपका मल्ट होता है शायद ना। जाइमेज का क्या होता है? सॉरी ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। ठीक है, और डायस्टेज का जो सोर्स होता है क्या होता है? डायस्टेज का ये आपका मल्ट होता है। ठीक है, और यूरेज तो मैं बताया, यूरेज जो होता है आपका क्या होता है? वो यूरेज का आपका होता है सोयाबीन, है ना। और आपका पेप्सिन जो होता है आपका स्टोमाक का सोर्स होता है। ठीक है, पूरा क्लियर? आसान है। IIT JEE बस ऐसे ऐसे करना है। चलिए बहुत इजी है। चलिए और एक देख लेते हैं, नीट का एक सवाल देख लेते हैं। और थियोरेटिकल सवाल पूछा था, हो गया? लिख ले, फटाफट लिख ले। चलिए नीट का हम देख लेते हैं, 2016 का एक सवाल पूछा था। छह नंबर सवाल की 5 नंबर जो भी है। चलिए क्या बोला था? द एडिशन, ADDN, एडिशन में लिख दिया, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट during a chemical reaction, during a chemical reaction alters which of the following
फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंथैल्पी, ठीक है। बी ऑप्शन दिया है एंट्रोपी, सी ऑप्शन दिया है एक्टिवेशन एनर्जी, पूरा अंदर से पूछ लिया एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, इसलिए मैं पूरा अंदर से आपको बताया भी, ऐसे पूछता है। चलिए डी नंबर दिया इंटरनल एनर्जी। अभी थोड़ी देर में इसको मैं बताया, चेक करना पढ़ना, इंटरनल एनर्जी। अब क्या बोला है क्वेश्चन समझो, कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन में जब यहां पर कैटलिस्ट ऐड करते हो, कोई भी कैटलिस्ट ऐड करते हो, तो इसमें से कौन सा रिएक्शन को अल्टर करता है। अल्टर्स मतलब कौन सा क्वांटिटी अल्टर करता है, यानी किसके ऊपर ये बेस है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। क्योंकि हम पढ़ेगा अभी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा यानी समय ज्यादा लगेगा, आप कह सकते हैं, है ना, स्पीड बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सीलरेट करता है, नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड करता है यानी डिक्रीज करता है, यानी एक्टिवेशन के ऊपर बेस है, तो ऑब्वियसली ये लिख देना, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यानी जो आपका कैटलिस्ट होता है भाई, वो आपका एक्टिवेशन पे ही काम करता है, एक्टिवेशन क्वांटिटी में ही काम करता है। अभी बता ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका आया था नीट मेडिकल एंट्रेंस में, नीट 2016 को आया था फेज 1 में शायद, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं से जितना सवाल आ सकता है मैं आपको बता दिया, अंदर से क्वेश्चन हम टॉपिक पढ़े, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें, आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कोलोइड्स है शायद आपका खत्म हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री, तो आपका लगभग आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।